हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में बच्चों हमने पार्टनरशिप की मीनिंग, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड एंड सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 इतना पोर्शन हमने कवर किया था हमारे फर्स्ट लेक्चर में। आज के इस सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमें उन क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में, सॉल्यूशन में हमें क्या क्या लिखना है और उनके फॉर्मेट्स हम डिस्कस करेंगे। दो इनमें से कुछ चीज़ें आपने 11th में पढ़ी होंगी, बट फिर भी हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि आपको थोड़े से और कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा रिवीजन शॉर्ट में समझ के चलिएगा। और जिन्होंने 11th में नहीं किया होगा उनके लिए तो बहुत अच्छा कंसेप्ट होगा जिन्हें वो समझ पाए। स्टार्ट करते हैं विद दी अकाउंटिंग प्रोसेस। जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया था, आपने सबसे पहले उन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड किया था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जहां पर पहली बार कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। उसके बाद जर्नल के बाद हम उन ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट करते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन जर्नल वी पोस्ट देम इनटू लेजर। मतलब जर्नल के बेस पे से हम लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे थे और उन लेजर अकाउंट्स के बेस पे से क्या प्रिपेयर किया जाता है, ट्रायल बैलेंस। और यही वो ट्रायल बैलेंस है जो हमें क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम में देखने मिलेगा। मतलब एग्जाम में हमें क्वेश्चन के फॉर्म में क्या देखने मिलेगा, ट्रायल बैलेंस। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रायल बैलेंस दे विल आस्क अस टू प्रिपेयर। ट्रायल बैलेंस के बेस पे से हमसे पूछा जाएगा कि हम क्या प्रिपेयर करें, फाइनल अकाउंट्स। और उस फाइनल अकाउंट्स का मतलब है वो हमसे ट्रेडिंग अकाउंट बनवाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवाएंगे और बैलेंस शीट बनवाएंगे। ये वाला जो पार्ट है ये सेम एज इट इज अपना 11th के फाइनल अकाउंट्स में, दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न और प्रोप्राइटरी कंसर्न में आपने देखा था। 12th में क्या नया है, 12th में भी ये वही फाइनल अकाउंट है, बट अब ये फाइनल अकाउंट एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न का न होकर अब ये किसका हो चुका है, पार्टनरशिप फर्म का। किसका, पार्टनरशिप फर्म। फर्म क्या होता है, उनके बिजनेस को ही क्या कहते हैं, हम फर्म कहते हैं। तो ये है फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बोर्ड एग्जाम में हमें जो क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपका 12 मार्क्स का होता है, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या होता है जरा उसके रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में क्या मिलेगा, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में बच्चों ट्रायल बैलेंस देखने मिलेगा और उस ट्रायल बैलेंस के साथ कुछ होंगी एडजस्टमेंट्स। पहले तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस, और उस ट्रायल बैलेंस के साथ दूसरी चीज क्या मिलेगी आपको, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स क्या होता है, क्वेश्चन के नीचे जो कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, 4 to 5 एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स हम क्या प्रिपेयर करेंगे, वो हमसे कहेंगे राइट, फॉर द ईयर एंड डेट सो एंड सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो अब हमें ये तीनों प्रिपेयर करना होगा। हम क्या प्रिपेयर करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होगा और बैलेंस शीट। यहां पर जो मैंने कुछ लिखा है वो आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। मैंने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, क्योंकि ये 11th स्टैंडर्ड में नहीं था, ये 12th में आएगा। क्योंकि 11th में जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे थे वो तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का था। यहाँ 12th में जो फाइनल अकाउंट्स है वो पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट्स है, तो कुछ चीजें ऐड होंगी। तो इसके फॉर्मेट पे या इस नाम पे अभी ज्यादा एम्फसाइज मत कीजिएगा, पहले इन तीनों के फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं, फिर एट द एंड हम बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ये ट्रेडिंग, प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर क्यों करना होता है, इनके फॉर्मेट्स को तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट इनको क्यों प्रिपेयर करते हैं और इनको प्रिपेयर करने से हमें क्या मिलता है, हमें क्यों प्रिपेयर करना है, उसके बारे में जान लेते हैं 1 मिनट में। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, इससे हमें जो आंसर्स मिलते हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमें आंसर के फॉर्म में जो पता चलेगा वो या तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से बच्चों प्रॉफिट पता चलता है या फिर लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, या तो प्रॉफिट पता चलता है या लॉस। आराम से सुनिए, होंगी चीजें क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी क्या पता चलता है, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी हमें क्या पता चलता है, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। यहां पर भी प्रॉफिट और लॉस और यहां पर भी प्रॉफिट और लॉस, दोनों जगह पर प्रॉफिट लॉस पता चलता है। तो सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस कुछ ऐसा है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको जो पता चलेंगे, आपके जो आंसर्स होंगे वो आंसर्स होते हैं ग्रॉस। कैसे आंसर्स होते हैं, ग्रॉस। मींस ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने से या तो आपको बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा या फिर आपको पता चलेगा आपका ग्रॉस लॉस।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो आंसर्स होते हैं ना, उन आंसर्स को हम कहते हैं नेट। सॉरी फॉर दी डिस्टर्बेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आंसर्स को हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आंसर्स को हम कहेंगे नेट। मतलब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और ट्रेडिंग के आंसर से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अब ये ग्रॉस और नेट क्या है, ये फॉर्मेट में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको इतना पता चलना चाहिए दैट ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू अ सर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। दोनों में से एक ही पता चलेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आंसर होगा वो क्या होगा? या तो नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस। ऐसा भी हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस, बट फिर भी ओके। सो ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू अ सर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू अ सर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। सर इस कैपिटल और करंट अकाउंट से क्या पता चलता है, वो हम आगे देखेंगे फॉर्मेट के टाइम। अभी बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। सर बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है? बैलेंस शीट से हमें किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। क्या पता चलती है बच्चों? फाइनेंशियल पोजीशन। बोलिए आराम से, ठीक है? हाँ सुन रहा हूं मैं। फाइनेंशियल पोजीशन, और उस फाइनेंशियल पोजीशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो इन टर्म्स ऑफ उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी भी बिजनेस के टोटल एसेट्स, प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज, डेप्थ, कितना कर्जा है, ये बताने वाला स्टेटमेंट कौन सा होता है? बैलेंस शीट। जैसे आप साल भर पढ़ाई करते हैं, एट द एंड ऑफ ईयर आपका रिजल्ट आता है जिसमें पता चलता है आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, वैसे ही ये बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड है। साल भर बिजनेस करने के बाद जो बिजनेसमैन होता है वो जानना चाहता है कि उससे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसके पास कितने एसेट्स है और कितने लाइबिलिटीज है, और ये जानने के लिए क्या प्रिपेयर किया जाता है? फाइनल अकाउंट्स। तो एग्जाम में हमें क्वेश्चन के फॉर्म में क्या मिलेगा? ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स। और इस ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स पे से आप जो उससे सॉल्व करोगे, आप जब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन के फॉर्म में आप क्या क्या प्रिपेयर करेंगे? यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और इसके साथ साथ कभी कभी कैपिटल और करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ सकता है। ये कब प्रिपेयर करना होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में आपको अलग से बताया जाएगा डिटेल में प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। सो डोंट वरी, आराम से सुनते रहिए। तीनों चीजें क्लियर हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, पीएनएल से नेट प्रॉफिट नेट लॉस, और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन जो कैसे एक्सप्रेस की जाती है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। आई होप ये क्लियर होगा। और इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो थियरी, ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे, और तब आपको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने ये डिस्कस किया। अब इसके बाद अब हम इनका फॉर्मेट देखेंगे बारी बारी तीनों का। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट डिटेल में डिस्कस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट डिटेल में डिस्कस होगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिटेल में डिस्कस होगा, फिर कैपिटल और करंट अकाउंट का फॉर्मेट डिटेल में डिस्कस होगा, फिर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्टली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे जंप करने से पहले इन सबके फॉर्मेट्स को सीखना बहुत जरूरी है। तो जो हम एक एक करके फॉर्मेट को स्टार्ट करेंगे, उसमें जो सबसे पहला फॉर्मेट होगा वो होगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का। तब तक मैं इसे क्लियर करता हूं और फॉर्मेट रेडी करते हैं इन 3, 2 एंड 1। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के साथ। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट अपना 11th में देखा होगा, कुछ कंसेप्ट्स या कुछ चीज़ें रह गई हैं तो उन्हें अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट को ध्यान से देखिएगा। लेजर अकाउंट के जैसा फॉर्मेट है, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स। द लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। अब इस फॉर्मेट में आपको क्या बताया जाएगा, बहुत बार कंफ्यूजन ये होती है स्टूडेंट्स को कि कौन सा आइटम कहाँ पर आएगा और वो याद कैसे रखना है। तो अगर आपको उन सारे आइटम्स की मीनिंग पता है, सारे आइटम्स को, किसी आइटम को ट्रेडिंग के डेबिट में क्यों लिखते हैं, किसी आइटम को ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों रिकॉर्ड करना है, इफ यू नो ऑल द रीजंस इन दैट सिचुएशन, आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उन्हें कनेक्ट प्रेस पे पोस्ट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने जो रेड कलर में रेड मार्कर से जो कुछ चीजें लिखी है वो इनिशियली आपको देख लेनी है, याद रखनी है। उनका रीजन आपको थोड़े टाइम के बाद बताया जाएगा। हर एक आइटम का आपको रीजन बताया जाएगा, डोंट वरी। कुछ का इमीडिएटली बता दिया जाएगा और कुछ के बाद में बताया जाएंगे। बाद में मतलब जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे चीजें समझ में आएंगी
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन मिलेगी, तब आप उस सिचुएशन में रहेंगे कि मैं जो कहूँ वो आप समझ पाए। इसलिए देखिए, तो ये जो 5 आइटम्स है अभी तो आप उनको ब्लाइंडली याद रख लीजिए कि सर ने कहा है तो ये यहाँ आएंगे। कौन कौन सी है वो? ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस एंड ये जो रिटर्न इनवर्ड है, इस रिटर्न इनवर्ड को हम कहेंगे परचेज रिटर्न। ये कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न। और यहां पर ये जो रिटर्न आउटवर्ड लिखा है ये है बच्चों सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। ओके, सो रिटर्न इनवर्ड इज परचेज रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड इज सेल्स रिटर्न। कैसे क्या? 2 मिनट में देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले ये 5 आइटम्स आपको याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड कहां से स्टार्ट होता है? ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेसेस लेस परचेज रिटर्न। परचेस में से परचेज रिटर्न क्यों करते हैं? परचेस से परचेज रिटर्न माइनस करने से हमें नेट परचेसेस मिलते हैं कि उस साल में हमने एग्जैक्टली कितने गुड्स परचेस किए हैं। तो टू फाइंड आउट नेट परचेसेस हमें परचेस में से परचेज रिटर्न क्या करना है? डिडक्ट करना है, लेस करना है। और उस परचेज रिटर्न को आपको ट्रायल बैलेंस में मार्किंग करोगे तब और एक नाम देखने मिल सकता है जिसे कहा जाता है रिटर्न इनवर्ड। क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड। सो 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेसेस, लेस परचेज रिटर्न। मेरे साथ रिपीट करेंगे आप, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेसेस, लेस परचेज रिटर्न। बहुत अच्छे। और एक बार, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेसेस, लेस परचेज रिटर्न। इन तीनों आइटम्स को देखते हैं कहां लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कहां लिखना है? हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। आगे बढ़ते हैं इन 2 आइटम्स की तरफ, दैट इज ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है? बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। क्या लिखा हुआ है? बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। अब सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्यों लेस करना है? ताकि हमें पता चले कि इस साल हमारा नेट सेल्स कितना है। क्योंकि हो सकता है हमने 10 लाख के गुड्स सेल किए हो, उसमें से 1 लाख का गुड्स रिटर्न आ जाए और हम कहें कि हमारा 10 लाख का सेल्स है। नहीं, हमारा 10 लाख का सेल्स नहीं है, सिर्फ 9 लाख का सेल्स है। क्यों 9 लाख का सेल्स है? क्योंकि 1 लाख के तो गुड्स कस्टमर ने हमें क्या कर दिए हैं? रिटर्न। तो वो हमारी इनकम का पार्ट नहीं है। सो दैट्स वाई सेल्स में से सेल्स रिटर्न हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। सो 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेसेस, लेस परचेस रिटर्न, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। तो ये 5 आइटम्स हैं जिनको हमें ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। अब ये जो बाकी ब्लैक इंक से लिखे गए हैं, इन सारे ब्लैक मार्कर से लिखे गए आइटम्स का एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको दे रहा हूं कि ये आइटम यहाँ पर क्यों है, इनका मतलब क्या है और कौन सा आइटम्स को यहाँ पर लिखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं विद ट्रेडिंग अकाउंट के वेरियस आइटम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नाम देखिए बच्चों, क्या है इसका? ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो प्रिपेयर होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दैट अकाउंट एज दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंड डेट। मतलब हम जिस साल का डेटा लिख रहे हैं, लेट्स से एग्जांपल के लिए लिख लेता हूं, मैंने यहां पर लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 2000, ये लिख लेते हैं हमने 31 मार्च 2023। अगर ये 2023 मतलब जो भी मार्च खत्म हुआ है उस मार्च के बाद वाला फाइनल अकाउंट है, तो इस 2023 का मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब होता है 22 और 23, 2022 2023, 2022 2023। इसी साल के इनकम और इसी साल के एक्सपेंसेस हम इस कंसर्न ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ना इससे कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड होगा, ना इससे कम। बट सर कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं? यहाँ तो आपने दुनिया भर के एक्सपेंसेस लिख लिए हैं। इन दुनिया भर के एक्सपेंसेस को मैं आपके लिए 2 या 3 लाइन में समराइज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कहाँ से शुरू होता है? ये वेजेस से शुरू होगा और यहाँ तक खत्म होगा। इन सारे आइटम्स को क्या कहा जाता है? इन सारे आइटम्स को कहा जाता है बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनका जब हम मीनिंग देखेंगे ना तो सबसे हमें स्क्वीज करने पे जो जूस मिलेगा दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सब का मतलब क्या होता है? ये सब कौन सा है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से? जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे हैं, यहां से यहां तक। सर इनको और थोड़ा सा समझाइए, इनको क्या कहा जा सकता है? इनको कहा जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इनको कहा जा सकता है प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, इनको कहा जा सकता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस ऑफ गुड्स। अगर आप किसी भी आइटम को देखोगे उसकी मीनिंग पे फोकस करोगे, वो 1, 2, 3 इन्हीं 3 कैटेगरी से बिलोंग करेगा और इन्हीं 3 कैटेगरीज को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट
expenses. So what do you mean by direct expenses? The expenses which are directly related to production. जो production, manufacturing, purchase of goods से related expense होते हैं वो सारे के सारे कहाँ आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। क्या सर ये इतनी ही लिस्ट है? नहीं, इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनसे कम भी हो सकते हैं। आपको रेफरेंस के लिए आपकी जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है वो यूज़ करनी है, आप उसके फॉर्मेट्स में भी देख सकते हैं। कुछ आइटम्स ज़्यादा या कुछ आइटम्स कम मिलेंगे, तो उतनी उसके अलावा कुछ भी आ सकता है। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अगर आपको इन वर्ड्स की मीनिंग पता चल गई? तो फिलहाल के लिए हम इनकी मीनिंग्स देखते हैं और फिर यहाँ से इनको कोरिलेट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा वेजेस। अब वेजेस और सैलरी ये दो टाइप के रेम्यूनरेशन होते हैं, हम सब जानते हैं। वेजेस किसे कहते हैं? वेजेस ये वो रेम्यूनरेशन है जो वर्कर्स को पे किया जाता है, दोज हु आर वर्किंग ऑन आर्ली और डेली बेसिस, जो घंटे के हिसाब से दिन के हिसाब से जो काम करते हैं वर्कर्स, उनको जो हम रेम्यूनरेशन या जो हम उनको पगार या पैसे देते हैं वो क्या कहलाता है? वेजेस। और जो मंथली बेसिस पे काम करता है, जनरली कहा जाता है कि ऑफिस में काम करने वाले लोगों को मंथली पेमेंट मिलता है जिसे हम सैलरी कहते हैं, राइट। बट ये इनका बेसिक डिफरेंस है। तो जो फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं वो डेली, वीकली, यूनिट्स के हिसाब से काम करते हैं, तो उनको जो सैलरी मिलती है वो क्या हो गई? वेजेस। और इसीलिए वेजेस को कहाँ लिखा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो जो भी बच्चों प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, उन सबको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं और सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। मैंने कहा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कुछ नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैसे? अगर आप वर्कर्स को पेमेंट नहीं करोगे तो फैक्ट्री में काम ही नहीं होगा, फैक्ट्री में काम ही नहीं होगा तो चीज़ें बनेंगी नहीं, चीज़ें बनेंगी नहीं तो आप बेचोगे क्या? इसलिए। इज इट क्लियर? सो वेजेस कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। अब इस वेजेस में कुछ चेंजेस कर लेते हैं, कुछ वेरिएशंस कर देते हैं एग्जाम्स में। सिंपल नहीं रखेंगे, कभी कभी कह देंगे प्रोडक्टिव वेजेस, कभी कह देंगे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, कभी कह देंगे इसको वेजेस एंड सैलरीज। आपका फोकस किस पे होना चाहिए? वेजेस। अगर वो वेजेस प्रोडक्टिव है, अगेन नाम ही अपने आप में क्लियर है, प्रोडक्टिव विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, नाम ही अपने आप में क्लियर है, किससे रिलेटेड है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस एंड सैलरीज, सर इसमें तो दोनों नाम आ गए, एग्जाम में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप पहले क्या लिखा है उस पर फोकस कीजिएगा। अगर पहला नाम वेजेस है तो वो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। मैंने TDR लिखा है, T फॉर ट्रेडिंग, DR फॉर डेबिट साइड। सो ये कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सर सैलरीज पहले आ गया तो वो अब मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी हम सीख रहे हैं ट्रेडिंग, तो सिर्फ बात करेंगे ट्रेडिंग की। आइटम्स क्लियर हैं? वेजेस, क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं ध्यान से सुनिए। सिर्फ वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। प्रोडक्टिव वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस एंड सैलरीज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। देखिए एक आइटम है, कितने बना दिए? तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट सब कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सर कभी सैलरी पहले आ गया तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, वो क्यों? तब डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज कैरेज। अब यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4 इन चारों आइटम्स को एक साथ में लेके पढ़ेंगे। कैरेज, कार्टेज, फ्रेट। ध्यान से सुनिए बच्चों, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट। मजा आ रहा है? कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं या सेल करते हैं तब हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि परचेस का कौन सा है, सेल्स का कौन सा है? जैसे यहां पर लिखा हुआ है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस ऑफ गुड्स, वो कहां आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो कैरेज का मतलब क्या होता है, कार्टेज का मतलब क्या होता है, फ्रेट का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखेंगे। कैरेज मतलब बेटा जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं? बाय ट्रक हो सकते हैं, राइट, बाय टेम्पो वगैरह हो सकता है। कार्टेज और फ्रेट, कार्टेज क्या होता है? जब कोई आदमी उन गुड्स को हाथ गाड़ी से खींचकर या सर पर उठाकर लेके जा रहा है। फ्रेट जब गुड्स को प्लेन से या ट्रेन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के अलग अलग टाइप्स है, कैरेज, कार्टेज एंड फ्रेट। अगर सिर्फ इनके आगे कुछ नहीं लिखा हो, कुछ नहीं मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड ये दो वर्ड ऐड होते हैं, सिर्फ कैरेज है, कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। आप ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये सामान खरीदते टाइम हुआ खर्च एक्सपेंस है, और अगर गुड्स परचेस करते टाइम हुआ एक्सपेंस है तो वो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कार्टेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अब इनमें क्या ऐड हो सकता है? इनवर्ड।
इनवर्ड और आउटवर्ड ये दो वर्ड्स है जो हमें क्लियर करेंगे कि चीज परचेस करते टाइम हुई है या फिर सेल्स करते टाइम। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है, गुड्स परचेस करते टाइम पे किया हुआ ट्रांसपोर्टेशन। कार्टेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है, गुड्स परचेस करते टाइम पे किया हुआ ट्रांसपोर्टेशन। और फ्रेट इनवर्ड का भी मतलब क्या होता है, जब हम गुड्स परचेस कर रहे हैं तब हमने जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए उसे हम कहते हैं फ्रेट इनवर्ड। सो कैरेज आए, कार्टेज आए या फ्रेट आए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अब किसी भी कॉम्बिनेशन में आए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड भी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, फ्रेट भी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, फ्रेट इनवर्ड भी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। आई होप क्लियर होगा। डाउट रहा दोबारा वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, जब तक नहीं समझ रहा तब तक ये देखिए, और अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो बिल्कुल देर मत कीजिए और सीधा मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आपके डाउट्स इमीडिएटली सॉल्व कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सो कैरेज कार्टेज फ्रेट हो गया बच्चों। उसके बाद ये देखिए कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, इन दोनों को साथ साथ में देख लेते हैं। जब भी हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, अब आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे कि मैं बार बार ये जो एक्सपेंस है या तो गुड्स बनाते टाइम हो रहे हैं या तो गुड्स परचेस करते टाइम हो रहे हैं, क्योंकि जब हम बिजनेस करेंगे तो हम कहीं से गुड्स परचेस करके लेके आएंगे या तो हम खुद बनाएंगे और फिर आगे सेल करेंगे। तो सेल के एक्सपेंसेस की तो बात हुई नहीं है, अभी तो गुड्स प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की और गुड्स के परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस की बात हो रही है। यहां पर कहां थे हम, इंपोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी। अगर आउट ऑफ कंट्री से हमारे कुछ गुड्स आ रहे हैं जिन पे कस्टम ड्यूटी पे करनी है, अगर आउट ऑफ कंट्री से कुछ परचेस करके लेके आ रहे हैं जिस पे कुछ इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है, तो ये सब हमें क्यों करना है, क्योंकि हम गुड्स परचेस कर रहे हैं। एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस ऑफ गुड्स कहां आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अब आप धीरे धीरे समझ पाएंगे, बहुत अच्छे। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। आगे बढ़ते हैं। रॉयल्टी, इसे बहुत बार आपको कहीं कहीं पे इसे रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन के नाम से भी देखने मिल सकता है। इज इट क्लियर? और रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, लेट्स से आपने एक ऐसा फैन बना दिया, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, मैं हर बार यही एग्जांपल देता हूँ। आपने एक ऐसा फैन इन्वेंट कर लिया जो गर्मी में ठंडी हवा देता है और ठंडी में गर्म हवा देता है, मतलब फैन के खर्चे में आप एसी के मजे ले रहे हो हीटर के साथ। तो इस सिचुएशन में वो फैन किसी और कंपनी ने, मान लो आपने नहीं बनाया, किसी और ने बनवा लिया, एंड यू आर अ लीडिंग फैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और आपको चाहिए कि ये वाला फैन अगर मैं मेरी कंपनी के नाम से बेचूंगा तो मेरी कंपनी बहुत पैसा कमाएगी। तो जब आप उस पर्सन को अप्रोच करोगे कि सर आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमें दे दीजिए, हम हमारे यहाँ पर फैन बनाएंगे और सेल करेंगे, आपको लगता है वो आपको फ्री में देगा? लगता होगा तो भी नहीं देगा वो फ्री में, क्योंकि उसने बहुत एफर्ट्स लिए होंगे उस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में। तो वो पर्सन कहेगा ठीक है सर मैं आपको दे सकता हूँ, बट यू हैव टू पे मी सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, तभी मैं आपको ये दूंगा। तो आप कहेंगे ठीक है बताओ सर क्या चाहिए आपको। फिर वो लेट्स से वो आपको कहता है कि मुझे आप जितने फैंस बनाओगे, जितने फैन आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जितने फैंस आपकी फैक्ट्री में बन रहे हैं, पर फैन मुझे 2000 रुपीज़ चाहिए, तो ही मैं आपको मेरे जो भी मेरा फॉर्मूला है, जो भी टेक्नोलॉजी है वो मैं आपको दूंगा और आप यूज़ कर पाओगे। अब आपको पता है ये फैन आप आगे मार्केट में 10,000 में भी, 5,000 में भी बेचोगे, तो उसकी टेक्नोलॉजी परचेस करने के लिए कुछ पैसे देने हैं। लेट्स से आपने वो टेक्नोलॉजी परचेस कर ली, आपने उस पर्टिकुलर ईयर में 1000 फैंस बनाए, उस महीने में कह लो या ईयर कह लो, 10,000 फैंस बनाए, चलो कह लेते हैं। तो 10,000 फैंस इंटू 2,000 रुपीज़, इतना पैसा आपको उसको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ की, और टेक्नोलॉजी उसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स था, जिसे हम पेटेंट भी कहते हैं, तो सामने वाले का कॉपीराइट या पेटेंट यूज़ करके जब हमारी फैक्ट्री में कुछ सामान बनाते हैं, तो इसके लिए जो चार्जेस पे किए जाते हैं, उन्हीं चार्जेस को हम क्या कहते हैं, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। क्या ये प्रोडक्शन से रिलेटेड था? ध्यान से इवैल्यूएट करते हैं। लेट्स से अगर आप उसको नहीं पे करते हैं रॉयल्टी, उसका फॉर्मूला चुरा लेते हो, अगर उसका फॉर्मूला कॉपी कर लोगे, इलीगल तरीके से एक्वायर करोगे, तो कल जाके वो जब आप पे केस करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पेंसेट और हैवी लॉसेस इनकर करने पड़ सकते हैं। सो दैट्स हाउ बिजनेसमैन क्या करते हैं, किसी की लीगली परमिशन ले लेते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं एंड दे मैन्युफैक्चर देयर ओन प्रोडक्ट्स। तो परमिशन लेने के लिए हमने जो अमाउंट पे किया दैट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी, एंड रॉयल्टी इज प्रोडक्शन एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं इसे। तो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। वैसे ही सारे आइटम्स हैं जिनका एक्सप्लेनेशन एक बार सुनना होगा, ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन याद रखने में, आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम्स बिल्कुल ना हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। अब ये आपके
देखेंगे तो कुछ नया ऐड करते हैं टेक्स्ट बुक में हर साल। तो इस बार जब टेक्स्ट बुक चेंज हुई तो ये भी कुछ आइटम्स ऐड किए गए, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस एंड सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। क्या होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस? सेकेंडरी का तो आपको कहीं पर नाम नहीं दिखेगा, यहाँ पर प्राइमरी का दिखेगा, क्योंकि अकाउंट कौन सा है? ट्रेडिंग। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बन रहा है, लेट्स से ये मार्कर जब भी बनता है तो ये मार्कर मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक की छोटी सी कैप जैसी होती है जिससे पता चले कि ये मार्कर न्यू है, तो ये हो गई प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। बट जब उसको ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं तो बड़े बड़े बॉक्सेस में करते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी पैकिंग कह सकते हैं। तो प्राइमरी पैकिंग है, उसके बिना तो गुड्स बनेगा ही नहीं, बिखरा हुआ फैला हुआ ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। तो कुछ पैकिंग बहुत रिक्वायर्ड होती है उसका प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, तो उन्हें हम प्राइमरी पैकिंग कहेंगे एंड दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और जो सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस है वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और वो हम देखेंगे जब हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस क्लियर होंगे। नेक्स्ट इज डॉक ड्यूज। इंपोर्ट और कस्टम के साथ लिखना चाहिए था, भूल गया इसलिए नीचे लिखा है, बाकी कोई रीजन नहीं है। डॉक ड्यूज कैसे होते हैं? जब हमारे गुड्स बाहर की कंट्री से इंपोर्ट होकर इंडिया में आते हैं, हमारे गुड्स जो डॉक हैं, मुंबई पोर्ट पे कह लो, गुजरात पोर्ट पे कह लो, कहीं पर भी अगर हमारे गुड्स अनलोड हुए तो वो डॉक पे पड़े रहेंगे, तो फ्री में थोड़ी पड़े रहने दें, तो डॉक वाले भी हमसे कुछ पैसे लेंगे। तो वो डॉक ड्यूज जब तक हम क्लियर नहीं करते तब तक गुड्स हमको हैंड ओवर किए जाते नहीं हैं। तो जब भी हम गुड्स परचेस करेंगे एट दैट टाइम वी आर लायबल टू पे दोस डॉक चार्जेस एंड दैट्स व्हाई डॉक चार्जेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इज इट क्लियर? डॉक चार्जेस है ये बंदरगाह जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर शिप से सामान आता है और जहाँ पर गुड्स अनलोड होते हैं वो वाले। तो बच्चों अगर अनलोडिंग चार्जेस हैं तो वो भी आ सकता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कोल, गैस, वाटर, मोटिव, ये भी डेबिट साइड का ही पोर्शन है। क्रेडिट साइड यह रहा और यहाँ पर है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। कोल, गैस, वाटर, मोटिव पावर, ऑयल, ग्रीस, ये सारी चीजें फैक्ट्री में यूज होती है रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, अच्छा मोटिव पावर का मतलब क्या होता है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फैक्ट्री। कुछ फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, कुछ फैक्ट्री सोलर सिस्टम से चलेंगी, तो उनको जनरेट या उनको मेंटेन करने के जो एक्सपेंसेस है दोज आर मोटिव चार्जेस। इज इट क्लियर? कुछ मशीन्स ऐसी होंगी जो डीजल से चलेंगी, कुछ मशीन्स ऐसी होंगी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी यूज हो सकती है फैक्ट्री में, उनका जो चार्जेस है कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अगर फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस है वो कुछ भी हो सकता है, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, फैक्ट्री की लाइटिंग है, सब कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। आगे वर्क्स मैनेजर सैलरी। वर्क्स मैनेजर, अब देखो यहाँ पर इसे इसलिए नोट डाउन किया गया है क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस सैलरी को देखकर। आगे जब सीखोगे आपको पता चलेगा सैलरी लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो सर इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि ये कौन सा मैनेजर है? वर्क्स मैनेजर। कहाँ गया मैनेजर जी? घूम गए, अरे ये रे, हाँ वर्क्स मैनेजर। तो ये वर्क्स मैनेजर कौन सा होता है? द वन हु वर्क्स इन फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में काम करने वाला मैनेजर है, इसलिए उसकी सैलरी कहाँ आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं, धीरे धीरे अगर कोई नया आइटम मिलता है जिसको मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है, टेक्स्ट बुक में, रेफरेंस बुक्स में, कहीं से भी अगर आप कुछ देखते हो और कुछ नया आइटम देखते हैं जिनका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो एक सिंपली एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। या फिर एट द एंड ऑफ चैप्टर डाउट सॉल्विंग सेशन तक का वेट नहीं करना हो तो आप ऐसे सॉल्व करवा सकते हो, और अगर आप डाउट सॉल्विंग सेशन तक वेट कर सकते हो तो तब पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। या सो दैट्स हाउ वी हैव कवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड पूरा का पूरा। क्लियर? सो इन सारे एक्सपेंसेस को एक ऑब्जेक्टिव में समराइज कर सकते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहाँ लिखते हैं? तो आंसर इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। या फिर पूछा जाए कि ट्रेडिंग के डेबिट में कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, तो दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड खत्म होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? अगर आप ध्यान से देखो, पहले तो देखो फिर ध्यान देना है। सेल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल, लॉस्ट बाय फायर ही लिखा है, यहां पर मैं कुछ ऐड कर लेता हूं, बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स, बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज, ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। या अब इन सारे आइटम्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे ना, तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, गुड्स 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 गुड्स।
बहुत ज़्यादा गुड्स हो गए। अच्छा मुझे बताइए गुड्स कौन सा अकाउंट है? ये जो गुड्स होता है गुड्स कौन सा अकाउंट है बताइए मुझे। सर गुड्स रियल है, कुछ मन में कह रहे हैं पर्सनल है, कुछ कह रहे हैं नॉमिनल है, तो द गुड्स इज कुछ कौन सी कैटेगरी में आता है बच्चों? रियल अकाउंट में। एंड द रूल फॉर रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड दैट्स व्हाई ये सारे ट्रांजैक्शंस में गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसलिए इनको कहाँ लिखा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। वो सेल्स हो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल हो, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हो, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज हो, इन सारे रीजन में गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, इससे इनको कहाँ लिखा जा रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और इन सब के ऊपर क्या लगा देते हैं हम? स्टार। स्टार का मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। क्या है ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, या फिर इनको क्यों स्टार लगाया गया है? क्योंकि दीज आर द आइटम्स जिनमें हमें आगे कुछ एडजस्टमेंट्स देखने मिलेंगे। आप बोलोगे सर ये तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी थे, ये वहां पर भी क्यों आए? तो वहां पर भी क्यों आए का एक्सप्लेनेशन वही मिलेगा, बट ये कुछ आइटम्स है जिनमें एडजस्टमेंट्स होते हैं, इससे स्टार कर रहे हैं ताकि दोबारा देखने पर एकदम डरो नहीं तुम। इज इट क्लियर? कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। अब यहाँ पर हमने सारे आइटम्स डिस्कस कर लिए। ट्रेडिंग के डेबिट में क्या आता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों आता है, एक बार क्रेडिट साइड पे थोड़ा सा और एम्फसाइज कर लेते हैं। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, जब भी आप गुड्स मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो गुड्स बिजनेस में आएंगे या जाएंगे? सर हम फ्री सैंपल के फॉर्म में गुड्स बांटेंगे तो गुड्स चले जाएंगे, और गुड्स जा रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगेन व्हेन द गुड्स आर विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, सर अगर पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर ले तो आप क्या कहोगे? देखो, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज। बिजनेस करते समय बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग माना जाता है। तो मान लीजिए आप पार्टनर है और ये रही आपकी फर्म, आपने फर्म से कुछ विड्रॉ कर लिया तो फर्म से तो गुड्स चले गए ना, बिजनेस से तो गुड्स गए, और हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं। दैट्स व्हाई गुड्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और वो पार्टनर लेके जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, या फ्री सैंपल के फॉर्म में गुड्स को बांट दो या सेल्स ही कर दो, गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं, इसलिए हम उनको कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इज इट क्लियर? अच्छा, जब मैंने गुड्स कहा तो आपको ये भी तो समझ में आया ना कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब गुड्स परचेस करते हैं तो वो कहाँ आ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। और जब आप सेल्स करोगे तो कहाँ आ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। सर अब अभी ये ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक बच गए। ये देखो, ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना बेटा, इसको लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, इस करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, 31 मार्च को जो आपके गोडाउन में स्टॉक था वही अगले दिन सुबह उठने पे 1 अप्रैल को आपको मिलेगा। तो इसको एक्सपेंस समझा जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, और इसको अनसोल्ड स्टॉक है, ये आज नहीं तो कल आप इसको सेल करोगे और आप इससे पैसे अर्न करोगे, तो इसको एज एन इनकम ट्रीट किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ये बचा कुचा स्टॉक है, इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं जब आपको एडजस्टमेंट्स या क्वेश्चंस बताऊंगा तब दूंगा। तो डू रिमेंबर, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एंड क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। दिस इज अनसोल्ड स्टॉक जो हम नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे। अब टोटल वगैरह कैसा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिकल करते टाइम देखेंगे, क्योंकि अमाउंट्स होने चाहिए कुछ। टोटल करेंगे, टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट, बड़े टोटल में से छोटी टोटल माइनस होगी, बहुत सारा काम है, तो उस पर अभी ज़्यादा फोकस नहीं करके अभी सिर्फ आप प्राइमरीली कौन सा आइटम कहाँ आता है उस पर फोकस कीजिएगा। और आज के इस लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो आज का लेक्चर, सेकेंड लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर गाइस, बाय।